नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। मस्त रहो, जहाँ रहो मस्त रहो मेरे दोस्तों। अरे अल नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा और जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है मेरे दोस्तों। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? ध्यान दें, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आया कैसे, यानी कि कार्ल मार्क्स के दिल दिमाग में, उसकी फिलोसफी के अंदर, उसके विचारों के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ये विचार कहाँ से आया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का ये विचार आया कहाँ से? तो याद रखें कि सबसे पहले कोई पेंटी नामक महोदय हुए थे इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने श्रम के मूल्य का सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। श्रम के मूल्य का सिद्धांत और श्रम के मूल्य के सिद्धांत पर उसके बाद में विस्तृत पेंटी से उन्होंने एडम स्मिथ और रिकार्डो ने ग्रहण किया था। पेंटी से दो व्यक्तियों ने ग्रहण किया, एडम स्मिथ और रिकार्डो से। समझ में आया? तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर पेंटी ने श्रम मूल्य का सिद्धांत दिया और श्रम मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या फिर एडम स्मिथ और रिकार्डो ने की, और रिकार्डो से फिर ये जो श्रम मूल्य का जो सिद्धांत है वो हमारे कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने श्रम मूल्य का सिद्धांत कहां से लिया? रिकार्डो से लिया था। कहां से लिया था? रिकार्डो से लिया था। और रिकार्डो ने कहां से लिया था? पेंटी नामक विद्वान से लिया था श्रम के मूल्य का सिद्धांत। और इसी श्रम के मूल्य के सिद्धांत के द्वारा ही कार्ल मार्क्स ने अपना अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की उत्पत्ति उसके दिल दिमाग में कैसे हुई। पेंटी से चालू होती है मेरे दोस्तों। पेंटी से एडम स्मिथ और रिकार्डो ने श्रम के मूल्य का सिद्धांत ग्रहण किया और रिकार्डो से फिर कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया श्रम के मूल्य का सिद्धांत। और श्रम के मूल्य के सिद्धांत के द्वारा उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने। मेरे दोस्तों, अब इसके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत समझने के लिए हमें दो मूल्यों को समझना होगा मेरे दोस्तों। एक मूल्य होता है उपयोग मूल्य और दूसरा मूल्य होता है विनिमय मूल्य। उपयोग का मूल्य का मतलब यह है कि समाज के अंदर, मार्केट के अंदर किसी वस्तु की उपयोगिता क्या है, अर्थात मांग कितनी है। समझ में आ गया? आवश्यकता कितनी है। जैसे ये मार्कर है तो इसकी उपयोगिता कितनी है, इसकी आवश्यकता कितनी है, ये हो गया उपयोग मूल्य। तो उपयोग मूल्य से भी उसका प्राइस निर्धारित होती है मेरे दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, जिसका उपयोग मूल्य निर्धारण होता है, आवश्यकता निर्धारण होती है। जैसे मुझे इस पेन की, मार्कर की आवश्यकता है तो इसमें आवश्यकता है, उपयोग मूल्य है तो उसमें किसी प्रकार का श्रम नहीं लग रहा है। ये याद रखें, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो उपयोग मूल्य है उसमें किसी प्रकार का श्रम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जब श्रम नहीं है तो वहां अतिरिक्त मूल्य नहीं कमाया जाएगा। ठीक है, अब वो बात करता है कि विनिमय मूल्य। तो विनिमय मूल्य के अंदर जब हम उसमें श्रम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? श्रम लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? विनिमय मूल्य बन जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब मार्क्स एक उदाहरण लेकर हमारे को समझाने का प्रयास करता है कि जैसे कोयला होता है वो जमीन के अंदर दबा रहता है। ये कोयला है मेरे दोस्तों। कोयले की उपयोगिता है, हम सब जानते हैं कि कोयला क्या काम आता है, कोयलों की उपयोगिता है। लेकिन उसकी उपयोगिता प्रासंगिक कब होएगी, कब उसकी सिद्ध होगी, कब वो उपयोग में आएगा, कब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा? जब वो बाहर आएगा। तो बाहर ऐसे तो आएगा नहीं, कैसे आएगा? तो मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, कुआं या खदान खोदना पड़ेगा, उसके बाद में वो बाहर आएगा, फिर शुद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद में वो जलाने के लिए या अन्य काम में आएगा। तो मेरे दोस्तों, जब कोयला जमीन से बाहर आया, ये जमीन से बाहर आ गया, तो बाहर अपने आप तो आया नहीं,
कोई लेके आया है, और लेके कैसे आया है? मशीनों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा। अब मशीनें और यंत्रें अपने आप तो चली नहीं, उसमें श्रम लगी है। क्या लगी है? श्रम लगी है। और श्रम के साथ यहाँ पर कुछ श्रमिक भी है। क्या है? श्रमिक है। तो श्रमिकों के द्वारा, मशीनों के द्वारा ये कोयला बाहर आया, और बाहर आने से जब वो मार्केट में जाएगा और मार्केट में फिर उसकी आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा? मूल्य निर्धारण होगा। क्या होगा? मूल्य निर्धारण होगा। और ध्यान दे, मूल्य निर्धारण में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? श्रम की। किसकी होती है? श्रम की। तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि ऐसा मूल्य जिसके अंदर श्रम निहित होती है, समझ में आ गया? जिसमें मेहनत, श्रम निहित होती है, वही मूल्य क्या कहलाता है? विनिमय मूल्य कहलाता है। और जिसमें श्रम निहित नहीं होती है, जिसमें किसी प्रकार का श्रम नहीं होता है, वो होता है उपयोग मूल्य। लेकिन अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण उपयोग मूल्य से भी निर्धारित होता है और इससे भी निर्धारित होता है। ध्यान दो अभी यार, सीधी सी बात है। उपयोग मूल्य, अब मेरे को किसी चीज की आवश्यकता है और समाज के तमाम लोगों को आवश्यकता हो जाएगी, तो जब आवश्यकता ज्यादा होगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जब उपयोग मूल्य यानी कि उसकी लोगों की आवश्यकता होती है, तो वहां किसी प्रकार की श्रम नहीं रहती है। तो वो उपयोग मूल्य के अंदर किसी वस्तु का उपयोग मूल्य के आधार पर उसका निर्धारण होता है, तो वहां कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य नहीं मानता है। तो कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य मानता किसको है? कि वह मूल्य जिसके अंदर श्रम निहित होती है, उसमें अतिरिक्त मूल्य निहित होता है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये गुण है। और सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? ये इसके बारे में बात करना चाहता है, विनिमय मूल्य। कि विनिमय मूल्य कैसे निर्धारित होता है? जिसमें श्रम लगाई जाती है। और जो मैंने आपको कोयले का उदाहरण दिया है मेरे तो दोस्तों। दूसरा अपन उदाहरण देते हैं, जैसे बात करते हैं कि एक व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम करता है, काम करता है और उसको 20 रुपये दिए जाते हैं। कंपनी में 8 घंटे काम करता है, उसको 20 रुपये दिए जाते हैं और 60 रुपये की लागत से कोई दरी बनाता है या कोई और कुछ बना लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए 60 रुपये की लागत से कोई वस्तु बना देता है। ठीक है, तो कितना खर्चा हो गया? 60 20 80, 80 का खर्च हो गया। यानी कि 60 रुपये तो किसके खर्च हो गए? लागत के। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है वो सामान ला के दिया मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, और उसको बनाने के लिए उस मजदूर को कितने रुपए दिए? 20। तो इसका मतलब उसका खर्चा कितना लग गया? मालिक का, पूंजीपति वर्ग का 80 लग गया। तो उसका मूल्य कितना होना चाहिए भाई? उसका विनिमय कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। लेकिन उसका मूल्य निर्धारित होगा, मान लीजिए 95 हो गया, या फिर मान लीजिए कि 115 हो गया। ठीक है, तो 80 रुपये की जो चीज है उसमें अतिरिक्त मूल्य कितना? 95। अगर उसको बेचा जाता 95 रुपये में, उसका MRP लिखा है, तो उसको अतिरिक्त मूल्य हो गया 15 रुपये। कितना हो गया? 15 रुपये हो गया। यदि यही चीज मार्केट में आवश्यकता उसकी ज्यादा रहेगी भाई, उसकी आवश्यकता ज्यादा रहेगी, तो आवश्यकता ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? मूल्य निर्धारण ज्यादा हो जाएगा। मूल्य निर्धारण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के दिमाग में ये चल रहा है कि लोगों के जो उपयोग का जो मूल्य है, उपयोगिता है, आवश्यकता है, उसके आधार से भी प्राइस क्या होती है? निर्धारित होती है मेरे दोस्तों। अब मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्तों कि ये दोबारा देखिए आप, 20 रुपये है अपने पास, 20 रुपये मजदूर को देता है, 60 रुपये उसमें लागत आती है, कितने हो गए? 80। जो चीज 80 रुपये में बनकर तैयार हो रही है, 20 रुपये मजदूर को दे रहा है, 60 रुपये वस्तु बनाने में हो रहा है, लेकिन अब उसका प्राइस कितना है? कितने में बेची जा रही है? 95 में। तो अतिरिक्त मूल्य कितना हो गया? 15 रुपये। अतिरिक्त मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्तों? 15 रुपये। लेकिन उसकी आवश्यकता ज्यादा हो गई,
तो वस्तु हो गई कम और आवश्यकता हो गई ज्यादा, तो क्या होगा? श्रम तो नहीं लगा ना, श्रम नहीं लग रहा, श्रम तो वो जो पहले जो लग रहा था वही लगेगा, लेकिन आवश्यकता जब ज्यादा हो गई तो प्राइस विनिमय मूल्य का निर्धारण ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्तों। मूल्य क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहां पर श्रम नहीं लग रही है। यहां पे क्या नहीं लग रही है? श्रम नहीं लग रही है। तो इसलिए वो कहता है कि श्रम नहीं लग रही है, मूल्य हो गया ज्यादा हो गया, तो अतिरिक्त मूल्य निकल के आ गया सामने। तो ये अतिरिक्त मूल्य कहां चला जाएगा? पूंजीपतियों के पास चला जाएगा, बिना मेहनत किए हुए ही मेरे दोस्तों। तो अब ये समझना है अपने को कि यहां श्रम नहीं लग रही है और यहां श्रम लग रही है। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है, रिकार्डो के सिद्धांत से उसने श्रम के मूल्य का सिद्धांत ग्रहण किया। तो वो कहना चाहता है कि जिस मूल्य के अंदर किसी वस्तु के उत्पादन में यदि श्रम लग जाती है, तो वह श्रम जुड़ जाती है, तो वह हो जाता है विनिमय मूल्य, और श्रम के द्वारा ही अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण होता है। तो कार्ल मार्क्स ये भी कहता है कि श्रम के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण तो होता ही होता है, लेकिन यदि मार्केट के अंदर मांग ज्यादा हो गई तो अतिरिक्त मूल्य तो आएगा पूंजीपति के पास, लेकिन मांग अधिक होने पर श्रम नहीं हो रही है। अतिरिक्त मूल्य तो आ रहा है लेकिन श्रम नहीं हो रही है। तो याद रखिए कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि उपयोग मूल्य के अंदर श्रम नहीं लग रही है, लेकिन अतिरिक्त उपयोग मूल्य के अंदर श्रम नहीं लग रही है, लेकिन अतिरिक्त मूल्य आ रहा है। विनिमय मूल्य के अंदर श्रम लग रही है, अतिरिक्त मूल्य आ रहा है। अतिरिक्त मूल्य तो दोनों में आ रहा है, प्रॉफिट तो दोनों में आ रहा है, और दोनों के द्वारा जो प्रॉफिट होता है वो किसके पास चला जाता है? पूंजीपति वर्ग के पास चला जाता है मेरे दोस्तों। समझ में आया आपके? और मैं आपको ये वाली जो चीजें, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो रिकार्डो से उसने ग्रहण किया था, श्रम के मूल्य का सिद्धांत, वो कहता है कि किसी वस्तु में श्रम जोड़ देते हैं तो उसका विनिमय मूल्य निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि वो कहीं ना कहीं ये मानता है कार्ल मार्क्स कि श्रम ही ऐसी चीज है, मेहनत ही एक ऐसी चीज है जिससे अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण होता है, अर्थात किसी वस्तु की प्राइस एमआरपी निर्धारित होती है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, तो ये वाली चीज है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। रिकार्डो से उसने श्रम के मूल्य का सिद्धांत लिया, उपयोग का मूल्य और विनिमय मूल्य क्या होते हैं, इसमें श्रम नहीं लगाई जाती है, इसमें श्रम लगाई जाती है। और ये भाप का इंजन कैसे, ये इस तरह से कोयले का उधर उसने उदाहरण दिया, ये 20, 60, 80 ये वाला उदाहरण दिया कार्ल मार्क्स ने। ये सब कौन सी पुस्तक में देता है? दास कैपिटल में। कौन सी बुक में देता है मेरे दोस्तों? दास कैपिटल में। तो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से तो दास कैपिटल में आपको मिलेगा। लेकिन ये वाली बात में ये डायग्राम बनाया है, ये ग्राफ बनाया है, ये वाली जो बात है उसकी पुस्तक है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट में ये बात मिलती है। यहां पर कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि जो उत्पादन से जो पूंजी प्राप्त होती है, पूंजी दो प्रकार की होती है। पूंजी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, स्तर पूंजी और स्तर पूंजी जो माल, औजार और मशीनों से मिलती है। स्तर पूंजी जैसे अब कोयला मिला, कोयले को बाहर निकाला, वो हो गई स्तर पूंजी। वो कौन सी हो गई? स्तर पूंजी, क्योंकि उसमें माल, औजार और मशीनों से वो कोयले को जमीन से बाहर निकाला है। तो वो पूंजीपति वर्ग, स्तर पूंजी किसके पास रहेगी? पूंजीपति वर्ग के पास रहेगी। और पूंजीपति वर्ग के पास जो पूंजी है, स्तर पूंजी है, वो दो प्रकार से होती है। वो कैसे? कि मजदूरी को कम करके मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करता है, लेकिन कभी कभी मालिक ये कहता है कि हमें इस काम को 1 महीने के अंदर ही पूरा करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बड़े मतलब एक बातों में लेकर, एक मिथ्या चेतना के अंदर लेकर मजदूरों से काम करवा लेता है मालिक पूंजीपति वर्ग कि नहीं कोई बात नहीं, 2 घंटा आप एक्स्ट्रा कर लो, कोई बात नहीं, और सब ठीक हो जाएगा, 1 घंटा लेट चले जाना। तो इस तरह से क्या है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, अगर 10 दिन आदमी ज़्यादा काम करता है तो मालिक कभी भी उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है। और जब एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा है तो वो हो गया अतिरिक्त मूल्य।
8 घंटे में जो काम कर रहा था वो उसको 9 व 10 घंटे में काम कर रहा है। तो काम करेगा तो वस्तु बनेगी, वस्तु बनेगी तो मूल्य आएगा। तो मजदूर को तो मजदूरी का कम करके, मजदूरी कम करके और मजदूरी का समय बढ़ाकर, समझ में आ गया, समय बढ़ा दिया उसने, लेकिन मजदूरी वही है। 8 घंटे काम कर रहा है और वो है कम से कम 1 महीने के अंदर 10 दिन तक काम करवा लिया, ज़्यादा एक्स्ट्रा 1-1 घंटा, तो 10 घंटे बढ़े कि नहीं बढ़े मेरे दोस्तों। यदि 10 दिन भी काम करवा लिया, या मान लो कि 1 महीने के अंदर 10 दिन काम करवा लिया, 1-1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, तो मेरे दोस्तों 10 घंटे बढ़ गए। अब 10 घंटे बढ़ गए, मजदूरी वही रही, तो क्या होगा, लाभ मजदूर को तो नहीं मिला, तो लाभ मिला किसे मिला लाभ मेरे दोस्तों, पूंजीपति वर्ग को, बुर्जुआ वर्ग को मिला। यही बात कार्ल मार्क्स कहना चाहता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब यहां से आपके पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक उदाहरण लेकर और समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री के अंदर, और जैसे कोई कंपनी में है, एक व्यक्ति 4,000 रुपये में लगा, शुरू के अंदर 4,000 रुपये में लगा, 4,000, 10 वर्ष तक वो काम करेगा, 5 वर्ष तक तो उसका पैसा बढ़ाया नहीं जाती, 10 वर्ष तक वो काम करेगा तो उसका पैसा बढ़ाया जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10 वर्ष का काम करने के बाद में उसका पैसा कितना हो जाएगा, 4,000 से 10,000 हो जाएगा। लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कहता है कि मुझे 10,000 दो, 11,000 दो, मेरा पैसा बढ़ाओ, तो वो इस मजदूर को कंपनी वाले, पूंजीपति वर्ग क्या है, हटाने की कोशिश करते हैं। भाई ठीक है, तू जा, मैं तेरे को 10,000, 12,000, 15,000 रुपये नहीं दे सकता, मुझे तो 4,000 रुपये में ये काम करने वाला दूसरा मिल जाता है। तो इसको हटा देता है और दूसरा मजदूर आ जाता है। अब दूसरा मजदूर क्या करेगा, 3,000 रुपये में काम कर लेगा, 4,000 रुपये में काम कर लेगा, 5,000 रुपये में काम कर लेगा। तो मतलब जो व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा था और उसकी 10,000 मजदूरी थी, तो 10,000 की मजदूरी के अंदर नया श्रमिक कम से कम 2 या 3 नए श्रमिक काम कर लेते हैं इस एक की बजाय। अब पूंजीपति वर्ग क्या सोचेगा, अपना प्रॉफिट सोचेगा। बुर्जुआ वर्ग क्या सोचेगा, अपना प्रॉफिट सोचेगा, कि जब एक व्यक्ति को हम 10,000 दे रहे हैं और इसको हटा देते हैं और उसकी जगह 2 मजदूर लगा देते हैं, 4-4 हज़ार रुपये दे देंगे, 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे, फिर भी हमारे को एक व्यक्ति का ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है मेरे दोस्तों। दूसरा उदाहरण जैसे अपन प्राइवेट स्कूलों के अंदर देखते हैं मेरे दोस्तों। प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्या होता है कि 10 साल तक काम कर लेता है कोई आदमी व्यक्ति, तो उसकी तनख्वाह हो जाती है 15,000, बढ़ा देता है 15,000 तक। लेकिन बाद में ये कहता है कि भाई 15,000 मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नए बीएड करने वाले बंदे आ जाते हैं, वो 5-5 हज़ार रुपये में पढ़ा देते हैं। तो वो इस तरह से लोग क्या है कि पूंजीपति लोग अपना काम देखते हैं। दूसरी होती है अस्थिर पूंजी मेरी दोस्तों, अस्थिर पूंजी। अस्थिर पूंजी का मतलब होता है जो श्रम से संबंधित है, और श्रम कौन लगाएगा, श्रमिक लगाएगा। और श्रमिक क्या है, जीवन निर्वाह के लिए श्रम लगाता रहता है। वो सोच रहा है कि मुझे मजदूरी मिल रही है, ठीक मिल रही है, मैं तो यही काम कर लूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लूँगा, अगर मालिक कह रहा है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं घर पे लेट चला जाऊँगा तो ठीक है। और इसी को जीवन निर्वाह मजदूरी को क्या बोलते हैं, मजदूरी का लोहा नियम कहते हैं। कि मजदूरी का लोहा नियम, क्योंकि एक मजदूर है वो मजबूर हो जाता है न्यूनतम मजदूरी करने में, क्योंकि और उसके पास कोई चारा नहीं होता है मेरे दोस्तों। इसी को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं मेरे दोस्तों। तो आपने जाना कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कैसे कैसे होता है। एक तो मजदूरी को कम करके, मजदूरी वही रहती है और समय बढ़ा देते हैं कभी कभी। तो ये जो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, प्रॉफिट जाना चाहिए मजदूर के पास, लेकिन मजदूर के पास नहीं जाता है, जाता किसके पास है, बुर्जुआ वर्ग के पास, पूंजीपति वर्ग के पास। इसी को ही कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे तरीके से कार्ल मार्क्स समझाने का प्रयास करता है कि एक व्यक्ति एक दिन के अंदर उसको मजदूरी मिलती है 20 रुपये मिलती है मान लीजिए, और 60 रुपये की लागत आई उसके अंदर, 60 और 20 कितने हो गए, 80 रुपये में एक वस्तु तैयार हो गई और वो मार्केट में बेची जाती है 95 रुपये में, तो 15 रुपये का अतिरिक्त मूल्य हो गया। यदि मान लीजिए उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो गई, उपयोग मूल्य ज़्यादा हो गया, तो उसमें अब श्रम तो नहीं लगाई जा रही,
मार्केट में, समाज में उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो गई, तो मांग ज़्यादा हो गई तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो श्रम नहीं लगाई जा रही है वहाँ पर, लागत वही है 80 रुपये, लेकिन वो बेची जा रही है 120 रुपये में। तो मेरे दो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो अतिरिक्त मूल्य पहले 15 रुपये था, अब मांग होने पर, उपयोग मूल्य होने पर अतिरिक्त मूल्य कितना हो गया, 35 रुपये। तो 35 रुपये किसके पास जाना चाहिए, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मजदूर वर्ग के पास जाना चाहिए, लेकिन जाता किसके पास है, जाता किसके पास है, पूंजीपति वर्ग के पास। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि धीरे धीरे लोगों में जागृति आई, लोगों ने समझा कि हम जो कम मजदूरी में काम करते हैं और ये अतिरिक्त मूल्य का, अतिरिक्त जो मूल्य है वो हमारे पास आना चाहिए, लेकिन जाता किसके पास है, पूंजीपति वर्ग के पास है। लोगों में इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा क्या आ गई, जागृति आ गई। क्या आ गई, जागृति आ गई। और जागृति होने से वो क्या करते हैं, संघर्ष, क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों के अंदर संघर्ष होता है, और पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग क्या करते हैं, हटा देते हैं, और साम्यवादी अवस्था आ जाती है मेरे दोस्तों। तो आप ये समझा कि क्या होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। ओके दोस्तों, थोड़े से एक दो विचार और देख लेते हैं। प्रोफेसर वेपर ने क्या कहा था, जब कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो से श्रम मूल्य का सिद्धांत जब ग्रहण किया था, उसी को आधार मानकर प्रोफेसर वेपर क्या कहते हैं कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का व्यापक रूप है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है। अर्थात रिकार्डो से जो सिद्धांत ग्रहण किया था कार्ल मार्क्स ने, उसी बात को लेकर प्रोफेसर वेपर ये कहता है कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो रिकार्डो के श्रम मूल्य का सिद्धांत ही है। मार्क्स क्या कहता है कि एक वस्तु का मूल्य इसलिए होता है कि उसमें मानव श्रम का उपयोग होता है। जब किसी वस्तु के अंदर वस्तु है, वस्तु बनकर तैयार हो गई और उसके अंदर श्रम मिला दी जाती है, तो वो बन जाता है विनिमय मूल्य। क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, विनिमय मूल्य। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि श्रम के द्वारा ही मूल्य का निर्धारण होता है। मार्क्स क्या कहता है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पैदा करता है, जो वह वास्तव में लेता है। मान लीजिए मजदूर को 100 रुपये मिलते हैं किसी वस्तु बनाने में, और वस्तु पे जो लागत आती है वो आती है 200, तो मूल्य हो गया 300, मूल्य हो गया 300। लेकिन अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पैदा करता है, तो इसका मूल्य निर्धारण हुआ 300, लेकिन ये 400 रुपये में बेची जाती है। लागत हो गई 300, 200 रुपये की चीज़ें और 100 रुपये में मजदूर को दिया जा रहा है, तो 300 रुपये में बनकर तैयार हो गई। बेची कितने में जा रही है, 400 रुपये में, तो 100 रुपये का अतिरिक्त मूल्य है। और 100 रुपये के अतिरिक्त मूल्य के अंदर जो लागत है 300 रुपये में 100 तो किसको दिया जा रहा है, मजदूर को ही। और 100 रुपये जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूरा का पूरा किसकी जेब में चला जाता है, पूंजीपति वर्ग के जेब में चला जाता है मेरे दोस्तों। तो लेकिन अभी इस अतिरिक्त मूल्य के अंदर जो वास्तव में जो मजदूरी का जो पैसा है, वही वास्तव में पैसा मजदूर को मिलता है। अतिरिक्त मूल्य में से मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा कार्ल मार्क्स 3 नियम बनाता है। पहला नियम क्या है, पूंजी का संचय सिद्धांत, कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा पूंजीपति वर्ग लोग क्या करते हैं, बस पूंजी का संचय करते हैं। पूंजी आनी चाहिए, धन आना चाहिए मेरे दोस्तों। तो इस तरह से संचय होगी तो पूंजी का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा या केंद्रीकरण होगा मेरे दोस्तों, केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा, तो पूंजी का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण नहीं होगा मेरे दोस्तों। और कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत, यानी कि जब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मजदूर वर्ग अतिरिक्त काम करेंगे, अतिरिक्त मूल्य कहाँ जाएगा, पूंजीपति वर्ग के हाथ में जाएगा, मजदूर के हाथ में तो जाएगा नहीं, सर्वहारा वर्ग के हाथ में जाएगा नहीं मेरे दोस्तों। तो कष्ट किसके पास आएगा,
पूंजीपति वर्ग के पास आएगा या सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग के पास आएगा मेरे दोस्तों? तो कष्ट आएंगे मजदूर वर्ग के पास, सर्वहारा वर्ग के पास आएगा। तो इस तरह से उसने 3 नियम बनाए थे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से के द्वारा। एक मैक्सी नाम का जो विद्वान था वो कहता है इस अतिरिक्त मूल्य को क्या नाम देता है? टूल टैक्स। क्या नाम देता है? टूल टैक्स, पथ कर। क्या नाम देता है? पथ कर। टूल टैक्स आपने देखा होगा, गाड़ी मोटर में बैठे रहते हैं तो टूल टैक्स पे आपकी रसीद कटती है 100, 150, 200 की जो भी है, जितनी करती है वो टूल टैक्स होता है। तो टूल टैक्स की संज्ञा देता है इस अतिरिक्त मूल्य को कौन? मैक्सी ने। तो मैक्सी ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य है किसी वस्तु के ऊपर जो कमाया हुआ अतिरिक्त मूल्य है, वह है मजदूरों की खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ मूल्य है जो पूंजीपति वर्ग के जेब में चला जाता है मेरे दोस्तों। और ऐसे अतिरिक्त मूल्य को मैक्सी ने क्या कहा था? टूल टैक्स, पथ कर कहा था। धन्यवाद दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।